Good morning student. Standard 12 subject BA lecture number 36 chapter number 3 planning 1st July 2020. ओके स्टूडेंट्स सॉरी पिछले लेक्चर में 29 जून के जगह पे 29 जुलाई लिखा हुआ था, तो आप समझ लेना, ठीक है, लेक्चर नंबर के हिसाब से। ओके आज हम एक न्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इससे पहले हमने प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग देखा था। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जो कि 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 2 मार्क में इसके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप उठा के वो इस पर से आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। अगर 5 मार्क में पूछेंगे तो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो उसमें से आपको सारे टाइप्स एक्सप्लेन करने रहेंगे। और 3 मार्क्स में एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लानिंग एनी 3 पॉइंट्स। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें बनेंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन इन द रिपीटेटिव सिचुएशन है। स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज रिपीटली। ओके, स्टैंडिंग प्लान किसके लिए बेनिफिशियल है या फिर कहाँ पे अच्छे से काम कर सकता है, तो आपको याद रखना है स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट गाइडलाइंस फॉर डिसीजन इन repetitive situation, hence standing plan can be used repeatedly. स्टैंडिंग प्लान जनरली उस जगह पे काम करता है जहाँ पे कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट होती है, यानी रिपीटेटिव सिचुएशन जो होते हैं वहाँ पे स्टैंडिंग प्लान बहुत ही यूजफुल होता है। और वहाँ पे एक बेटर गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि हम वहाँ पे किस तरह से डिसीजन लें जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट करा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन देयर इज अ रिपीटेटिव इन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एंड अ स्टैंड पॉलिसी आर डिसाइडेड फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन। जब हमें पता ही है कि ये काम बार बार यहाँ पे हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी बना लेंगे जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर हमें वहाँ पे क्या होगा कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम वापस वही है, तो वहाँ पे पहले हम क्या करते थे वही यहाँ पे रिपीट करेंगे। जैसे कि आप 7:10 पे स्कूल आते हो, तो हमें पता है कि रोज़ मुझे 7:10 को स्कूल जाना है, तो ये क्या एक तरह की पॉलिसी बन गई। तो हमें फिर यहाँ पे स्कूल में या फिर सर टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर कल स्कूल कब आना है, ठीक है। तो इस तरह से रिपीटेटिव कंडीशन में स्टैंडिंग प्लान यूजफुल होता है एंड इट इज़ नोन एज स्टैंडिंग प्लान। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका, तो डेफिनेशन में याद रखना है, व्हेन देयर आर रिपीटेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज स्टैंड पॉलिसी आर डिसाइडेड फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन, इट इज़ नॉन एज स्टैंडिंग प्लान। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट होती हो और उस रिपीटेशन के लिए, उस होने वाले काम के लिए हम एक पॉलिसी डिसाइड करते हैं जिसे हम आसानी से जल्द डिसीजन ले सके, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान डेफिनेशन पूछ लेंगे तो आपको ये याद रखना है, नोट डाउन भी करना है नोट के अंदर। पॉलिसी पॉलिसी मेथड एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम कौन सी चीज़ें डिसाइड करते हैं, विच मैटर आर डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन प्लानिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चंस पूछेंगे, विच मैटर्स आर डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन प्लानिंग प्रोसेस। तो वो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था शॉर्ट में, पॉलिसीज मैथड एंड रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट helps the subsidiary to make prompt decision regarding the related matters। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है, इट हेल्प द सबऑर्डिनेट टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन रिगार्डिंग द रिलेटेड मैटर्स। अगर आप पॉलिसी मेथड एंड रूल्स पहले से डिसाइड करके रखे रहोगे तो सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको ना प्रॉम्प्ट यानी अर्ली डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो बहुत ही रिसेंटली डिसीजन ले पाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सबऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो जो हमारे अंडर, जो हमारे से लोअर लेवल पे जो वर्क करते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर और इफ क्रेडिट पॉलिसी इज डिसाइडेड बिफोर द परमानेंट बेसिस।
ओके, इससे क्या होगा कि जब भी मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स डिलीवर करने जाते हैं तो अगर कस्टमर को जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है जो गुड्स डिलीवर करने जा रहे हैं उनको अगर पहले से पता है कि कंज्यूमर को गुड्स क्रेडिट बेस पे देना है कि कैश बेस पे, अगर वो उनको पहले से पता होगा तो वो परमानेंट बेसिस पे क्या ले पाएंगे, जो जल्द से जल्द है वो डिसीजन ले पाएंगे। इट विल हेल्प द एम्प्लॉय टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, और वो हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। नो एम्प्लॉयज़ विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम, और इससे क्या होगा कि आपको बार बार जो अपर लेवल के लोग हैं जो सुपीरियर हैं आपको उनसे आपको बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह के डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बना के रखे हैं। इसलिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं कह दूँ कि स्टैंडिंग प्लान के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिजनेस यूनिट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी। कोई भी बिजनेस वही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है जो उसके फिलोसॉफी के साथ, जो उसके थिंकिंग के साथ, ओपिनियन के साथ, आइडियाज़ के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो फिलोसॉफी का मतलब मैंने आपको बताया, जो आपकी ओपिनियन है, आइडियाज़ है, थिंकिंग है, जो थॉट्स है आपके, उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ नॉन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके, it is to be decided through the which philosophy the business unit will function through the life। ओके, जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, बिजनेस की जो फिलोसॉफी होती है वो पूरी लाइफ आप क्या करते हो, उसको फॉलो करते हो। यानी बिजनेस जितने साल, सपोज कि आपकी बिजनेस 30 ईयर्स चलने वाली है तो आप 30 ईयर्स तक वही फंक्शंस, वही रूटीन फॉलो करोगे। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि जो पहले डिसाइड किया उसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर सकते हो। इट इज़ नॉन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो याद रखना है ओके, इट इज़ टू बी डिसाइडेड थ्रू विच फिलोसॉफी ऑफ द बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू द लाइफ। जो भी फंक्शन जो बिजनेस पूरी लाइफ करने वाली है, जो ऑब्जेक्टिव उसने फिलोसॉफी के अंडर सेट किया था, उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आर डिसाइडेड। ओके, फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने अपने बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करी है, उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें लाइफ टाइम उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करने के लिए हमें ना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ती है। यानी लॉन्ग टर्म तक कौन सी पॉलिसी आप फॉलो करोगे और शॉर्ट टर्म में कौन सी पॉलिसीज फॉलो करोगे, ये हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, A business unit decides its plan after the consideration of its strength and drawbacks। कोई भी बिजनेस है ना, छोटे से लेके बड़े बिजनेस हो क्यों ना हो, किसने भी स्ट्रेंथ की बिजनेस क्यों ना हो, बिजनेस जब भी अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है ना या प्लान डिसाइड करती है ना, तो वो दो चीज़ों को कंसीडर करती है। किसको, अपने स्ट्रेंथ को और ड्रॉबैक्स को। ड्रॉबैक्स का मीनिंग क्या होता है, तो आपकी जो वीकनेस है, क्या आपकी जो वीकनेस है उसको हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स। ठीक है, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही हम बिजनेस की ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोरसाइटनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दिस प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए कौन सी दो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फोरसाइटनेस। फोरसाइटनेस का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है कि मतलब आने वाले भविष्य में जो घटनाएं हो उसको पहले से देख लेना, समझ लेना, क्या होता है फोरसाइटनेस, यानी दूरदृष्टि जिसको आप कहते हो। और एक्सपीरियंस यानी अनुभव, क्योंकि अगर आपने सालों से काम किया है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होगी कि क्या हो सकता है। तो एक्सपीरियंस
हमेशा आपके सर टीचर आपको कहते रहते हैं एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम बुक से नहीं सीख सकते ना, वो हम लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे फोरसाइटनेस एंड एक्सपीरियंस हमारे प्लान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान आर सीन इन लॉन्ग टर्म। इफेक्ट्स ऑफ ए स्ट्रेटेजिक प्लान आर सीन इन लॉन्ग टर्म। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि स्ट्रेटेजिक प्लान कौन से टर्म के लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो आपको याद रखना है कौन से टर्म के लिए है ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ओके, स्ट्रेटेजिक प्लान आर यूजफुल फॉर विच टाइप्स ऑफ टर्म, तो आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए ये यूजफुल बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन दिस प्लान। इसमें कंसिस्टेंट मतलब लगातार किसी न किसी तरह के आपको जो कंटिन्यूअस बोलते हैं ना, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं ना, मतलब लगातार आपको किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड डिसीजन लेते रहना पड़ता है। इट मीन्स स्कोप ऑफ डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस प्लान। इस प्लान में जो स्कोप है डिसीजन लेने की वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके नीचे। ओके, चलो यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इसके आज 2 क्वेश्चंस आपको लिखने रहेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ए स्टैंडिंग प्लान एंड सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान। ये आपका था होमवर्क, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट आपको नोटबुक में नोट डाउन कर देने हैं, ठीक है। थैंक यू।